हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद खुशी में। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, पर्यावरण। चूँकि पर्यावरण सब्जेक्ट भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इससे हर साल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग या व्यापम इन सभी में पूछे जाते हैं प्रश्न। और ये प्रश्न बहुत ही कठिन नहीं होते, सरल ही होते हैं। तो हम एक बेसिक नॉलेज देखते हैं पर्यावरण के बारे में कि क्या होता है। चलिए देखते हैं। पहला, पर्यावरण। इसमें स्पष्ट है कि पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण शब्द हिंदी के दो शब्द परि और आवरण, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। अब इन दो शब्दों को डिस्क्राइब किया गया। परि का अर्थ है चारों तरफ और आवरण का अर्थ है घेरा। अर्थात पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घेरना। इसमें क्या क्या शामिल कर सकते हैं हम लोग? जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, नदियाँ, पहाड़, ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम पर्यावरण में शामिल करेंगे। ठीक है, ये तो हो गए प्राकृतिक संसाधन। इसके अलावा हम लोग जो मानव ने निर्माण किया है ना, और जो हमारे वातावरण में एग्जिस्ट है, उसको भी हम पर्यावरण के भाग में ही शामिल करेंगे। इसमें क्या क्या शामिल होंगे? जितने भी निर्माण कार्य किए गए हैं, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, जितने भी भवन है ना, रोड है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सुविधाएं बनाई गई हैं, है ना, ये सभी चीज़ें भी पर्यावरण के अंतर्गत शामिल होंगी। ये जो पर्यावरण का अर्थ है घिरा हुआ है, घेरना, ये कहाँ से लिया गया है बोल रहा है? ये फ्रेंच शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछ दिया क्वेश्चन में कि पर्यावरण कौन सा शब्द है, तो याद रखिएगा पर्यावरण जो फ्रेंच शब्द है। अब एक अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो 1986 में अधिनियमित किया गया था, है ना। उसमें कैसे परिभाषित किया गया पर्यावरण को, उसके बारे में बताया गया है। इसके अनुसार किसी जीव के चारों तरफ घिरे जैविक व अजैविक संगठनों से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। इसमें दो चीज़ शामिल है, जैसे अजैविक और जैविक संगठक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अजैविक और जैविक संगठक होते क्या हैं। तो पहला दिया है अजैविक या भौतिक संगठक। ये क्या होते हैं? अजैविक संगठक वे संगठक हैं जो स्वयं जीवित नहीं होते हैं, है ना, लेकिन एक जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करते हैं। जैसे इनमें क्या क्या शामिल है? स्थलमंडलीय, वायुमंडलीय पर्यावरण और जलमंडलीय पर्यावरण। ठीक है, जीवन की परिकल्पना के लिए इन तीनों चीज़ों का ही होना बहुत ही आवश्यक है। वायु के बिना कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। वैसे ही जीवन के लिए जल की भी आवश्यकता होती है। और हम लोग जहाँ निवास करते हैं, जिसमें सभी वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, है ना, वो स्थल मंडल में ही हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जैविक घटक क्या क्या है। तो जैविक घटक में क्या क्या शामिल है? जैविक पर्यावरण में दो चीज़ें शामिल है। पहला वनस्पति पर्यावरण और दूसरा जंतु पर्यावरण, जिसको नॉर्मल बोलते हैं फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा में क्या क्या शामिल है? पादप। और फोना मतलब जंतु पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? जीव, सूक्ष्म जीव इत्यादि। हाँ, जीव। ठीक है, इसमें ये किस में शामिल है? ये शामिल है जंतु पर्यावरण के अंतर्गत। तो जीव के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? तीन चीज़ें शामिल है इसमें, देखिएगा। पहला है मृतजीवी, दूसरा है परजीवी, तीसरा क्या है? प्राणी संभोजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मृतजीवी क्या होते हैं। मृतजीवी से तात्पर्य वे जीव हैं जो मृत पौधों तथा जीवों में घुलित कार्बनिक यौगिकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ पदार्थ सड़ गए, जैसे हमने टोस्ट रखा है, ब्रेड रखा है या अचार रखा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक फंगस आ जाता है ना। तो ये सब मृतजीवी के ही पार्ट हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? परजीवी। इसमें क्या शामिल है? वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवित पर निर्भर करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जूं, जो जुआ जो होता है। ठीक है, किरनी बोलते हैं, जो जानवर में छोटे छोटे पाए जाते हैं ना, काला काले से। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे गाय वगैरह रहते हैं, उसमें रहता है ये, तो चिपके रहते हैं और उनसे जानवरों के खून को ये पीते रहते हैं। तो ये परजीवी का पार्ट हो गया। तीसरा क्या है? प्राणी संभोजी। इसमें क्या है? वे सभी जीव जो अपने मुख से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सभी बड़े जीव इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे हाथी, गाय, बैल, इनको हम बोलते हैं प्राणी संभोजी। ठीक है, इसके अंतर्गत मनुष्य भी शामिल है, क्योंकि इसमें क्या होता है? प्राणी संभोजी में भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, और ठोस रूप में ग्रहण करने के बाद ही उसके शरीर के अंदर भोजन का पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण होकर ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, स्वपोषित जीव, ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषित जीव कहलाते हैं। इसमें
सभी वनस्पतियाँ शामिल होती हैं, क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर न रहकर सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, बल्कि इन पर दूसरे जीव जंतु निर्भर रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में क्या शामिल होंगे? वे जीव जो मृत जीव जंतुओं एवं पौधों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं तथा उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। और डिकम्पोज होने पर क्या होता है? डिकम्पोज होने पर क्या होता है कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनमें कार्बन नाइट्रोजन की मात्रा फिर से वायुमंडल में मुक्त होती है। इस प्रकार पर्यावरण में जो कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये सभी है, इनको बनाए रखने में सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ऊर्जा के संगठक। ऊर्जा के संगठक में देखते हैं 2 संगठक आते हैं। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा ऊर्जा, जिसके माध्यम से वनस्पतियाँ भोजन का निर्माण करती हैं। ठीक है, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा में पृथ्वी की जो ऊर्जा है, पृथ्वी के अंदर भी एक ऊर्जा है ना, उसे ही हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं सूर्य की तरंग के आधार पर पराबैंगनी विकिरण, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, उसको 3 प्रकार के होते हैं। पहला अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है, इसमें ये याद रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अधिकतर सवाल बनते हैं। इसमें अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी ये बस पृथ्वी पर पहुंच पाते हैं, जबकि ये नहीं पहुंच पाते पृथ्वी पर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा खतरनाक अल्ट्रावायलेट सी विकिरण ही होता है। ठीक है, अब इन विकिरणों का दुष्प्रभाव क्या होता है, इसको देखते हैं। इन विकिरणों से क्या होता है, अगर ये मनुष्य के ऊपर सीधे पड़े ना, इस तो कैंसर का रोग उत्पन्न होता है इससे। ठीक है, ये जो रेडिएशन है ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी पर ज़्यादा नहीं पहुंच पाते ये। लेकिन अगर ओजोन परत ना रहे तो इससे बहुत ही घातक दुष्परिणाम साबित होंगे और इससे त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन रहता है, इसको याद रखिएगा, अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है, आगे इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब ओजोन परत पढ़ेंगे तो। ठीक है, आगे हम देखते हैं पर्यावरण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। इसमें पहला कारक है पर्यावरण का स्थानिक तथा समय मापक्रम। इसमें क्या होता है, कोई भी जीव पर्यावरण के साथ साथ स्थान तथा समय मापक्रम के अनुसार क्रिया करता है। जैसे कोई सूक्ष्म जीव है, वो 1 घन सेंटीमीटर से भी कम क्षेत्र में ही क्रिया करेगा, जबकि कोई एक बड़ा वृक्ष है, वो एक बहुत बड़े क्षेत्र में पर्यावरण में क्रिया करेगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत दूसरा पार्ट है जलवायु। जलवायु कैसे अफेक्ट करती है? विभिन्न स्थानों की जलवायु अलग अलग होती है। एक तो यह है कि जलवायु जो है वातावरण में मौसम का दीर्घकालिक परिवर्तन है। ठीक है, जबकि मौसम क्या होता है, लघुकालिक परिवर्तन है। ठीक है, अब जैसे जैसे क्षेत्र की जलवायु अलग अलग रहेगी, उसके हिसाब से वहाँ की पर्यावरणीय दशा भी अलग अलग रहेगी। ठीक है, तीसरा है सूक्ष्म जलवायु। ये एक ऐसी जलवायु का क्षेत्र होता है, सूक्ष्म जलवायु, जो स्थानीय स्तर पर बहुत छोटे या विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर अगर धूप तो पड़ रहा है, लेकिन क्या है, पेड़ इतने ज़्यादा बड़े हैं कि सूर्य की जो रोशनी है वो बड़े पेड़ पौधे रोक दे रहे हैं अपनी नीचे के पेड़ पौधों को। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होती है, सूक्ष्म जलवायु। ठीक है, चौथा है तापमान, जो कि विभिन्न स्थानों पर तापमान भिन्न भिन्न होता है। जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में जाएंगे तो वहाँ का तापमान अलग होगा, जबकि भूमध्य क्षेत्र में बढ़ेंगे तो वहाँ का तापमान अलग होगा। वहाँ के तापमान के हिसाब से वहाँ का वायु दाब भी अलग अलग होगा, और उस हिसाब से वहाँ पे पर्यावरणीय दशाएँ भी अलग अलग होंगी, क्योंकि भूमध्य रेखा में तापमान उच्च रहता है, इसलिए भूमध्य रेखा की लाइन में जैव विविधता के भंडार देखे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं जयमंडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको देखते हैं कि जयमंडल होता क्या है। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल तथा वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जयमंडल कहलाता है। ठीक है, ये आप यहाँ देख रहे होंगे, ये स्थलमंडल है, ये वायुमंडल, जलमंडल, और ये तीनों का बीच का क्षेत्र है, इसी को बोलते हैं जयमंडल।
ठीक है। फिर आगे क्या हो रहा है, जंतु तथा पादप दोनों मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जैवमंडल का महत्व क्या है। जैवमंडल सजीवों के जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। अनुकूल परिस्थितियां क्यों प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं। वायुमंडल के भी एलिमेंट्स हैं, स्थलमंडल के भी एलिमेंट्स हैं और जलमंडल के भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है। इसलिए ये यहाँ पे जो जंतु रहेगा उसको एक अनुकूल माहौल मिलेगा ताकि उसमें वृद्धि होगी। ठीक है। और इसके बाद क्या बोल रहा है, जैवमंडल के कारण ही सजीव अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ जैवमंडल। आगे देखते हैं हम लोग वायुमंडल। वायुमंडल वास्तव में अनेक गैस का एक मिश्रण है। पृथ्वी है, जो पृथ्वी है गोल है, तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। और क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कारण के कारण ही वायुमंडल को पृथ्वी खींच के रखे रहता है। ठीक है। सामान्य तौर से सर्वाधिक गैस वायुमंडल में है नाइट्रोजन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद आर्गन की, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की यहाँ पे देख सकते हैं 78.09% है, उसके बाद ऑक्सीजन की है, उसके बाद आर्गन की, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है। ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सीरीज़ को भी पूछा जा सकता है। ये एन सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है ना, फिर ऑक्सीजन की मात्रा है, फिर उसके बाद आर्गन की मात्रा है, सॉरी AR। ठीक, फिर उसके बाद CO2 की मात्रा है। ठीक है। हाँ, ये प्रतिशत हमेशा याद रखिएगा, क्या होता है एग्जाम में पूछ देता है कई बार, और सीक्वेंस जमाने के लिए जैसे बताया था ना। उसके बाद देखते हैं आगे वायुमंडल, मौसम और जलवायु। वायुमंडल से क्या तात्पर्य है, वायु के द्वारा घेरे हुए क्षेत्र को वायुमंडल कहते हैं, जो हम लोग देख चुके हैं। दूसरा मौसम, इसको भी देख चुके हैं। वायुमंडल में होने वाला अल्पकालिक परिवर्तन है, ये मौसम कहलाता है, जबकि वायुमंडल में होने वाला दीर्घकालिक परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। मौसम से क्या तात्पर्य है, ये दिन और सप्ताह, ज़्यादा से ज़्यादा महीनों तक हो सकता है, जबकि जलवायु क्या होता है, दीर्घकालिक परिवर्तन कई वर्षों तक भी होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं वायुमंडल का घनत्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वायुमंडल को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 5 पार्ट से मिलकर वायुमंडल बना है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बाह्य मंडल। ठीक है। अब इसकी रेंज को याद रखिएगा, रेंज को याद रखिएगा इन द सेंस यहाँ से, जैसे यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्षोभ मंडल क्या होता है, ये वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है और इसका जो क्षेत्र है 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक होता है। ठीक है। इसमें यहाँ दिया है मौसम संबंधी जितने भी सारी घटनाएं हैं, ठीक है, इसी क्षोभ मंडल में संपन्न होती है। इसमें क्या क्या होता है, बादल चमकना, बिजली गरजना, ठीक है, और जितने भी सारे हमारे गैसों का घनत्व है ये क्षोभ मंडल में ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है। प्रति 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से घटता है, इसे सामान्य तापपतन दर कहते हैं। ठीक है, ये क्षोभ मंडल में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं वायुमंडलीय घटनाएं हो रही हैं, इसी में सबसे ज़्यादा घनत्व है और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी क्षोभ मंडल ज़्यादा उत्तरदायी है। क्यों उत्तरदायी है, क्योंकि अधिकतर गैसें इसी में रहती हैं, धूलकण, जलवाष्प जितने भी है ये क्षोभ मंडल में ही रहता है। सॉरी, हाँ, ये क्षोभ मंडल में ही रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है समताप मंडल, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसका कहाँ से कहाँ तक होता है, 80 किलोमीटर की रेंज तक समताप मंडल आता है और इसी में होता है आपका ओजोन लेयर। ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ओजोन परत का है वो 10% जो होता है वो क्षोभ मंडल में होता है, जबकि 90% जो क्षेत्र है वो कहाँ पे होता है, समताप मंडल में। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ओजोन परत जो है ना उसकी सबसे ज़्यादा मोटाई जो होती है वो 20 से लेके 35 किलोमीटर की दूरी तक होती है। ठीक है। इसका विस्तार तो ऐसे 50 किलोमीटर तक होता है ओजोन परत की, लेकिन सबसे ज़्यादा मोटाई जो होती है 20 किलोमीटर से लेके 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक सबसे ज़्यादा मोटी होती है। ठीक है। और ये समताप मंडल में तापमान सामान्य रहता है, इसमें
मौसमी घटनाएं अधिकतर नहीं होती। इसलिए ये जो है समताप मंडल वायुयान के चलने के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थिति प्रदान करती है। ठीक है, इसलिए जो यह वायुयान चलता है वो समताप मंडल में चलता है। कई वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हवाई जहाज़ से बादलों की तस्वीर या वीडियोस ली गई होती हैं, अतः जो वायु जहाज़ है बादल के ऊपर ही चलती है। ठीक है, इसके बाद आता है मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल में हमेशा याद रखिएगा, मध्यमंडल ये समताप मंडल के ऊपर के भाग है। यहाँ पे ये यहाँ पे तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ पे समताप मंडल में तापमान स्थिर था, ये देखिए यहाँ पे वायुयान है, समताप मंडल में स्थिर था, जबकि मध्यमंडल में तापमान कम होती जाती है और यह तापमान लगभग -100 डिग्री तक भी पहुँच जाता है, क्योंकि इसमें तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। ठीक है, और घटने के साथ क्या होता है, इसमें जो उल्कापिंडीय धूल है ना, उसके साथ ही एक हिम से घनी बादल का निर्माण होता है। ठीक है, ठंडे होने के कारण। और इसका विस्तार कहाँ है, 50 से लेकर 80। आयन मंडल में क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान में तेज़ी से वृद्धि होती है। इसका विस्तार यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 80 से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी तक आयन मंडल का विस्तार है। यहाँ पे क्या होता है, विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। ठीक है, विद्युत आवेशित कणों की अधिकता के कारण ही इन्हें आयन मंडल कहा जाता है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और बेतार संचार को संभव बनाते हैं। इसीलिए जितने भी रेडियो सैटेलाइट्स वगैरह हैं ना, वो अधिकतर आयन मंडल में ही छोड़े जाते हैं, प्रतिस्थापित किए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आखिरी मंडल वो बहिर्मंडल है। ये सबसे ऊपरी परत है, 400 किलोमीटर के ऊपर का जितना भी क्षेत्र है उसे हम बहिर्मंडल कहते हैं। इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। गैस का घनत्व इस क्षेत्र में बहुत कम पाया जाता है और यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की ही प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, आज का हमारा पर्यावरण का पहला लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ ही इस वीडियो का जो PDF फॉर्मेट है वो आप लोगों को स्टडी विद खुशी करके टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। और आगे की वीडियोस के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।